बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं, बाद बच्चे समझते हैं कि फ़िज़िक्स है एक बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिज़िक्स है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर हम अपनी ही नेचर को डिस्कस करते हैं। जो इंसान की नेचर है या जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, फ़िज़िक्स में इसी चीज़ की हम डिस्कशन करते हैं। तो इसलिए फ़िज़िक्स को आपने सबसे पहले बोरिंग नहीं समझना और सबसे पहले इसको आपने मुश्किल नहीं समझना। आपने समझना कि ये सबसे आसान बुक है और ये सबसे दिलचस्प है, सबसे इंटरेस्टिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी स्टूडेंट्स क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी मिकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी पैमाइश हम नहीं कर सकते। ये बाकायदा आर्टिकल है जो कि हमारे इस आर्टिकल के बाद आएगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। उसमें हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट ये समझ लें कि ये होती क्या है। तो फिज़िकल क्वांटिटी स्टूडेंट्स, क्वांटिटीज़ का मतलब होता है मिकदार। क्वांटिटी मतलब मिकदार। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। एंड मेजरमेंट्स और पैमाइश। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम ऐसी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, और उनकी पैमाइश हमने कैसे करनी है ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और उनकी पैमाइश हमने किस चीज़ से करनी है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज़ करने हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की पैमाइश के लिए, तो वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि इंसान ने फिज़िक्स तक सफ़र कैसे तय किया, इंसान कैसे चलता चलता फिज़िक्स तक पहुंचा, इसका बैकग्राउंड हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जो हमारी दुनिया के पहले इंसान थे, जो फर्स्ट के इंसान थे, स्टार्ट के इंसान थे, इनिशियली जो इस कायनात के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, ऐसा दौर जिस दौर के अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वो जो लोग थे, जो पुराने ज़माने के लोग थे, जो इस कायनात के बारे में कुछ नहीं जानते थे, स्टूडेंट्स जब वो इस कायनात के अंदर, जब वो इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ फिनोमिनास को देखते थे, कुदरत के मुख्तलिफ लाज को देखते थे, तो वो क्यूरियस हो जाते थे। क्यूरियस मतलब क्यूरोसिटी, इसका मतलब होता है तजस्सुस, यानी जुस्तजू करना, तलाश करना, यानी कि दरियाफ्त करने की ख्वाहिश। किसी चीज़ को डिस्कवर करने की जो ख्वाहिश है, किसी चीज़ को तलाश करने की जो ख्वाहिश, उसे हम कहते हैं क्यूरोसिटी। तो स्टूडेंट्स वो जो फर्स्ट के इंसान थे, पहले वाले जो इंसान थे, वो क्यूरियस थे, वो तजस्सुस का शिकार थे। किसके बारे में? इस कायनात के अंदर जो मुख्तलिफ लाज काम कर रहे हैं, ये कायनात जो मुख्तलिफ फिनोमिनाज अपने दिखा रही है, इन चीज़ों को देख के वो क्यूरियस थे, वो तजस्सुस का शिकार थे। यानी कि आसान मतलब के अंदर वो इन चीज़ों को जानना चाहते थे कि ये जो मुख्तलिफ लाज हैं ये क्यों हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं, इनको कौन कर रहा है। वो मुख्तलिफ फिनोमिनास कौन कौन से थे, चंद एक की हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वो सनसेट और सनराइज़ के बारे में क्यूरियस थे कि कैसे हम रोज़ाना देखते हैं कि इतना बड़ा सूरज रोज़ाना मशरिक़ से निकलता है, सारी कायनात को, सारी दुनिया को रोशन कर देता है, और शाम को जाके मगरिब के अंदर गुरूब हो जाता है और फिर रात आ जाती है। तो ये सूरज कैसे रोज़ाना निकलता है, रोज़ाना गुरूब हो जाता है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको कौन कर रहा है, तो इसके बारे में वो जानना चाहते थे। इसके बाद डे एंड नाइट चेंजेस,
कि दिन और रात ये कैसे चेंज हो रहे हैं। वो देखते थे रोज़ाना सुबह के वक़्त सूरज निकलता है तो दिन आ जाता है, शाम को सूरज गुरूब हो जाता है तो रात आ जाती है। तो ये कैसे हो रहा है सारा निज़ाम, वो इसके बारे में भी हैरान कुन थे, इसके बारे में क्यूरियस थे, इसको जानना चाहते थे। इसके बाद वो ये देखते थे कि हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो वो ऊपर से नीचे आती है। जब हम उसको ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे आने की बजाय ऊपर को क्यों नहीं चली जाती, या वो लेफ्ट साइड को क्यों नहीं जाती, राइट साइड को क्यों नहीं जाती, वो डाउनवर्ड ही क्यों फॉल करती है, इसकी क्या वजह है, वो ये जानना चाहते थे। इसके बारे में वो क्यूरियस थे। इसके बाद वो इस ज़मीन के बारे में क्यूरियस थे, हैरान थे। वो जानना चाहते थे कि ये जो ज़मीन है इसकी शेप कैसी है, क्या ये फ्लैट है, क्या इसकी शेप सर्कुलर है, क्या इसकी शेप स्फीयर टाइप है, मतलब कि इसकी शेप किस तरह की है, वो ये जानना चाहते थे। इसके बाद वो अर्थ के जो क्लाइमेट है, जो हमारी ज़मीन का क्लाइमेट है, इसके बारे में जानना चाहते थे कि कैसे ये आबो हवा चेंज हो जाती है। कभी जो है सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी हवाएं ठंडी आ जाती हैं, कभी हवाएं गर्म आ जाती हैं, और कभी बारिश होने लग जाती है, कभी बादल आ जाते हैं। तो ये सारा निज़ाम ये कैसे हो रहा है, वो ये जानना चाहते थे। इसके बारे में वो क्यूरियस थे, वो तजस्सुस का शिकार थे, वो इसको तलाश करना चाहते थे, वो इसको दरियाफ्त करना चाहते थे कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। और इसके बाद जो खुराक खाते थे वो हज़म हो जाती थी। हज़म होने के बाद कुछ खुराक जिस्म का हिस्सा बन जाती थी और कुछ जो है वो फालतू वेस्ट प्रोडक्ट के ज़रिए से वो खारिज हो जाती। तो वो ये जानना चाहते थे ये खुराक कहाँ जाती है, ये कैसे डाइजेशन हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये वो सारी बातें थीं जिनके बारे में वो जो हमारी कायनात के फर्स्ट के इंसान थे, इन चीज़ों के बारे में वो हैरान थे, वो क्यूरियस थे, वो इनको जानना चाहते थे कि ये सारे जो लॉज हैं, जो यूनिवर्स के अंदर ये सारे फिनोमिनाज हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इन सारे सवालों के जवाब हासिल करने के लिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट की। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? तो ऑब्जर्वेशन होती है मुशाहदा करना। मिसाल से मैं अपनी बात को वाज़ेह करता हूँ। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स एंशियंट टाइम्स के अंदर आग को जलाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था कि पत्थरों को आपस में रगड़ा जाता था तो उससे आग पैदा होती थी। अगर मैं ये सोचूं कि पत्थर को रगड़ने से आग पैदा होती है तो क्या मैं दो लकड़ियों को रगड़ूं तो इससे भी आग पैदा होती है? ये जो मैंने सोचा है, ये मैंने ऑब्जर्वेशन की है, ये मैंने मुशाहदा किया है। लेकिन स्टूडेंट्स जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो मुशाहदा होता है, ये ऑथेंटिक बात नहीं होती। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने भी मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ लॉज को सोच कर उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट की, उनको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। और ऑब्जर्वेशन जो है ये ऑथेंटिक बात नहीं होती, ये कंफर्म बात नहीं होती। ये जो कंक्लूजन मैंने निकाली है कि पत्थर को रगड़ने से आग पैदा होती है, तो क्या लकड़ी को रगड़ने से भी आग पैदा होती है? ये जो मैंने कंक्लूजन निकाली है एक चीज़ से, ये जो मेरी कंक्लूजन है, ये उस वक्त तक डाउटफुल है जब तक मैं इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा। अब मैंने क्या किया, मैंने दो लकड़ियों को लिया और मैंने उनको आपस में रगड़ के देखा, तो मुझे ये बात पता चली कि लकड़ी को रगड़ने से आग पैदा नहीं होती। तो अब मेरी बात मुकम्मल हुई, यानी ऑब्जर्वेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हमारी बात नामुकम्मल होगी, हमारी बात डाउटफुल होगी। तो ऐसा नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है, ऐसे नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। तो हम साइंस को कैसे डिफाइन करेंगे? द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। यानी ऐसा नॉलेज जो हमें मुशाहदात और तजर्बात की बिना पर हासिल होता है, ऐसे नॉलेज को हम कहते हैं कि ये है नॉलेज ऑफ साइंस। साइंस का जो लफ्ज़ है ये एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है ये साइंटिया से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज। अब स्टूडेंट लोगों ने जब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया तो उनके पास नॉलेज इकट्ठा होना शुरू हो गया।
अब बहुत सारा नॉलेज लोगों ने इकट्ठा कर लिया एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन की बिना पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था, मसला ये था कि इस नॉलेज को क्या नाम दिया जाए। तो पुराने ज़मानों के अंदर साइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, साइंस नहीं थी। ये जो नॉलेज लोग इकट्ठा कर रहे थे, कौन सा नॉलेज? नॉलेज ऑफ नेचर, कि सूरज कैसे निकलता है, कैसे ग्रूब होता है, दिन रात कैसे चेंज होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये नेचर है। अब इसको स्टडी करना क्या कहलाता है? नॉलेज ऑफ नेचर। अब ये जो नेचर का नॉलेज था, ये जो कुदरत का इल्म था, क्वेश्चन ये था कि ये जो हम नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं इसको क्या नाम दिया जाए। तो 18th सेंचुरी के अंदर इस नॉलेज को नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था, और सबसे जो पहले फाउंडर थे नेचुरल फिलॉसफी के, उनका नाम है एरिस्टोटल। तो नेचुरल फिलॉसफी क्या थी? नेचर का इल्म, नॉलेज ऑफ द नेचर या नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। तो अब नेचुरल फिलॉसफी को कैसे डिफाइन करेंगे? नेचुरल फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ नेचर, कि ये नेचर की स्टडी है। जैसा कि पहले आपको बताया है, नेचुरल फिलॉसफी मेनली स्टडीड नेचर एंड फिजिकल यूनिवर्स। कि नेचुरल फिलॉसफी क्या है? जिसके अंदर हम नेचर को डिस्कस करते हैं, नेचर को स्टडी करते हैं, और हम इस कायनात को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या, वहाँ पे नेचुरल फिलॉसफी जो भी कायनात का इल्म हासिल करता था वो कहता था कि मैं नेचुरल फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ। जैसे आज हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, ये मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। तो उस वक़्त नेचुरल फिलॉसफी जो भी पढ़ता था कायनात का इल्म, वो कहता था कि मैं नेचुरल फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ। और उस वक़्त के जो साइंटिस्ट थे उनको साइंटिस्ट नहीं कहा जाता था, उनको फिलोसफर्स कहा जाता। तो उस वक़्त जो भी ये कायनात का इल्म, द नॉलेज ऑफ नेचर को स्टडी करता था, वो कहता था कि मैं नेचुरल फिलॉसफी को स्टडी कर रहा हूँ, मैं नेचुरल फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या, लोगों के अंदर क्यूरोसिटी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा उनके अंदर जुस्तजू थी इन सारी चीज़ों को जानने की, कि उन्होंने थोड़े ही वक्त में बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लिया इस कायनात के बारे में। अब वो नॉलेज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि किसी भी एक आदमी के लिए सारी की सारी नेचुरल फिलॉसफी पढ़ना नामुमकिन था। तो फिर क्या किया उन्होंने, नेचुरल फिलॉसफी को मज़ीद 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। नेचुरल फिलॉसफी को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक को नाम दिया गया फिजिकल साइंसेस, दूसरी को नाम दिया गया बायोलॉजिकल साइंसेस। अब इन दोनों को किस बेस पे डिवाइड किया? इन दोनों को डिवाइड किया लिविंग और नॉन लिविंग की बेस पे। और ये कहा गया कि ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग हैं उनको हम स्टडी करेंगे फिजिकल साइंसेस के अंदर, और ऐसी चीज़ें जो लिविंग हैं उनको हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर। अब नेचर फिलॉसफी को पढ़ना बहुत आसान था, कि जो ये चाहते थे कि हम नॉन लिविंग को स्टडी करें तो उनके लिए सब्जेक्ट था फिजिकल साइंसेस। जो ये चाहते थे कि हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करें तो वो स्टडी करते थे बायोलॉजिकल साइंसेस। तो नॉन लिविंग फिजिकल साइंसेस के अंदर और लिविंग बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर। तो इस बात बच्चे समझते हैं कि लिविंग वो हैं जो जानदार हैं और नॉन लिविंग वो हैं जो गैर जानदार हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये अथेंटिक डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एयर भी मूव करती है, हमारी ज़मीन भी मूव कर रही है, तो ये दोनों लिविंग नहीं हैं। लिविंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो सांस लेती हैं, जो सांस नहीं लेती वो है नॉन लिविंग, जो सांस लेती हैं वो है लिविंग। इसके बाद क्या हो स्टूडेंट्स, इसके बाद ये ज़रूरत पेश आई कि इन दोनों को भी मज़ीद डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि इन दोनों के अंदर भी नॉलेज इंक्रीज़ होना शुरू हो गया और इतना ज़्यादा हो गया कि इन दोनों को पढ़ना एक आदमी के लिए मुश्किल था। फिर 19th सेंचुरी के अंदर फिज़िकल साइंसेस को मज़ीद डिवाइड कर दिया गया, फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, जियोलॉजी के अंदर और मेट्रोलॉजी के अंदर। स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। एस्ट्रोनॉमी में हम पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में एंड गैलेक्सीज के बारे में। जियोलॉजी का मतलब, जियो का मतलब होता है ज़मीन, अर्थ, तो जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ज़मीन की साख्त के बारे में। मेट्रोलॉजी में हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वेदर के बारे में। फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं? तो यहाँ से शुरू होता है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है इस चैप्टर का।
तो फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फिज़िक्स कहाँ पे यूज़ हो रही है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।